हेलो एवरीवन, मैं नीलम सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू जीके में। संविधान की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज से हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान के भागों की डिटेलिंग करना। अभी तक हमने भारतीय संविधान का डेवलपमेंट, इसके बाद हमने देखा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स हैं। इसके बाद हमने देखा कि इसका प्रेम्बल क्या है, कैसा है और प्रेम्बल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आज की क्लास में हम देखते हैं कि पार्ट 1 क्या है और उसकी पूरी डिटेलिंग करेंगे। अब से हम एक एक आर्टिकल लेकर के पूरी डिटेलिंग करते हुए चलेंगे और पूरा सीक्वेंस में आपका संविधान का सिलेबस चलेगा। तो जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए थे वो मेरी पिछली क्लासेस देखते हुए आइए, ताकि आपका कंटिन्यू सीक्वेंस बना रहे और आपको ये सब सारी चीजों से आप फैमिलियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 1। ये है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि इस भाग में क्या शीर्षक है, टाइटल क्या है उसका और उसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं। तो क्या होगा, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आए। देखें, सबसे पहले इन 4 आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा, विदेशी राज्यों का प्रवेश। तीसरा, नए राज्यों का निर्माण या गठन। और चौथा होगा कि आर्टिकल 2 एवं 3 में की जाने वाली कार्यवाहियों के लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं होगा। देखते हैं इसको, अभी डिटेलिंग में समझेंगे। टाइटल याद करने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। विदेशी राज्यों का भारत में प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण या गठन। और आर्टिकल 2 और 3 में प्रवेश की जो प्रक्रिया होगी और नए राज्यों का जो निर्माण होगा, इसकी प्रक्रिया के लिए आपको संविधान के संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 4 इसकी बात करेगा। अभी डिटेलिंग करते हैं और समझ में आएगा। तो यहां देखें हम सबसे पहला आर्टिकल 1। और आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप अभी लगातार देख रहे हैं कि भारत के नाम बदलने की बात चल रही थी लगातार, और G20 समिट में भारत में जो प्रतिनिधि थे उनके डेस्क पे सामने भारत लिखा हुआ था। इससे पहले हमेशा इंडिया लिखा जाता था। सबसे पहले यहां ध्यान देंगे, इंडिया अर्थात भारत, 2 नाम हमने क्यों प्रयोग किया। तो जब संविधान सभा में भारत के नामकरण की बात की जाने लगी कि किस नाम से जाना जाएगा, तो हमने देखा कि भारत पूरे विश्व में कई सारे नामों से प्रसिद्ध है। जो भारत है वो क्या है, हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारी प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो वो पूरे विदेश के साथ व्यापार किसके नाम से करेगी, इंडिया से नाम से करेगी।
तो विदेशों में जो ब्रिटेन ने व्यापार किया भारत की तरफ से, उसमें नाम क्या आया? इंडिया आया। और हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को कौन दिखा रहा है? भारत दिखा रहा है। तो संविधान सभा के कुछ लोगों ने कहा कि भाई भारत अगर नाम यूज करेंगे तो विश्व के अन्य देश क्या सोचेंगे? कोई नवोदित देश है, कोई नया देश है। और कई लोगों ने कहा कि अगर इंडिया शब्द प्रयोग करेंगे, इंडिया नाम प्रयोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ब्रिटिश उपनिवेश की ही बात करेंगे, क्योंकि लोग जान रहे थे कि ब्रिटिश उपनिवेश है इंडिया। इसलिए क्या प्रयोग किया गया? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। तो द्विनाम पद्धति अपनाई गई। इंडिया दैट इज भारत, तो द्विनाम पद्धति अपनाई गई है, जिसमें भारत भी प्रयोग किया जाता है और इंडिया भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, राज्यों का एक संघ होगा। संघ, हम किसी भी व्यवस्था को देखें तो ये दिखाई दे सकती है संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। इसके लिए शब्द प्रयोग होता है फेडरेशन और इसके लिए शब्द प्रयोग होता है यूनियन। फेडरेशन है यूनियन। लेकिन इंग्लिश में क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में शब्द क्या प्रयोग कर रहा है? संघ प्रयोग कर रहा है। मतलब हमने क्या किया है? एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था लागू की। अब ये एकात्मक व्यवस्था क्या है? देखें, जब आप किसी भी देश की व्यवस्था, शासन व्यवस्था को आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वहां के कुछ गुण दिखाई देंगे। पहले संघात्मक और एकात्मक में अंतर देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि भारत कैसी व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में जो देश बनेगा वो राज्यों के मिलन या समझौते से बनेगा। इससे बनेगा? राज्यों के मिलन या समझौते से बनेगा। संघात्मक व्यवस्था में जो देश बनता है वो राज्यों के समझौते से बनता है। यहां राज्य और केंद्र लगभग बराबर शक्तिशाली होंगे। यहां राज्य समझौता तोड़ सकते हैं या समझौते से बाहर निकल सकते हैं। राज्य क्या कर सकता है? समझौते से बाहर निकल सकता है। आगे देखें, यहां स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहां लिखित संविधान होता है। यहां क्या होता है? लिखित संविधान होता है। यहां सूची विभाजन होता है, जिसमें अनुसूची 7 आपने देखा, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो सूची का विभाजन होगा। एकात्मक व्यवस्था देखें, यहां समझौता नहीं होता, राज्य समझौता नहीं करते। यहां राज्य से ज्यादा केंद्र के पास शक्तियां होंगी। राज्य से ज्यादा शक्तियां किसके पास होंगी? केंद्र के पास। यहां राज्य समझौते से बाहर नहीं निकल सकते। यहां स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। यहां लिखित संविधान है। यहां सूची विभाजन भी है। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो जो फेडरेशन है, फेडरेशन अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। लेकिन जो यूनियन होगा ये विनाशी राज्यों का
अविनाशी संघ। जैसे आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम ही है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कई सारे क्या हैं, राज्य हैं, वो मिलकर के एक देश बनाया हुआ उन्होंने। लेकिन जब आप भारत देखते हैं तो भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत के अंदर राज्य हैं, राज्यों से मिलकर भारत नहीं बना है। ठीक है, यहाँ एक और चीज देख सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको दोहरी नागरिकता होती है। यहाँ एक और चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको दोहरी नागरिकता होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है, जबकि यहाँ एकल नागरिकता होती है। यहाँ आप केंद्र की भी नागरिकता लेंगे और राज्य के भी लेंगे। जैसे आप यूएसए की नागरिकता ले रहे हैं तो आप न्यूयॉर्क की भी लेंगे, नॉर्थ कैरोलिना की भी लेंगे। एकल नागरिकता, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, भारत के नागरिक है, वो जिले के नागरिक नहीं होते, राज्य के निवासी हो सकते हैं, जिले के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिकता क्या होगी, एकल होगी, आप केवल देश के नागरिक हो। तो ये जो है ये अंतर है एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। और अगर आइए देखते हैं कि भारत में क्या क्या है। ठीक है, तो भारत में राज्य कम शक्तिशाली है केंद्र से, बिल्कुल है। आगे देखेंगे कहां कहां पास कम शक्तियां हैं राज्य के पास। समझौता बिल्कुल नहीं है भारत में। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है, लिखित संविधान भारत का है, सूची विभाजन भारत में है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जैसे एमपी से टूट करके छत्तीसगढ़ को बना दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को जोड़ करके एक यूटी बना दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया, व्यवस्थाएं चेंज होती हैं। और भारत में एकल नागरिकता है। तो संघ की भी विशेषताएं दिखाई देंगी, संघात्मक व्यवस्था की और एकात्मक व्यवस्था की भी विशेषताएं आपको दिखाई देंगी भारत में। इसलिए भारत क्या है, तो भारत जो है एक अर्ध संघात्मक, भारत क्या है, अर्ध संघात्मक देश है। अर्ध संघात्मक देश, क्वासी फेडरल। और ये किसने कहा है, भारत को अर्ध संघ किसने कहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत को अर्ध संघ कहा है के.सी. वियर ने। भारत को अर्ध संघ किसने कहा, के.सी. वियर ने। भारत एक अर्ध सांघिक व्यवस्था है। यहां तक समझ में आया, देखते हैं इसको। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा। और हमने पढ़ा कि कैसे इसमें द्विनाम पद्धति को फॉलो किया गया था। यहां से देखिए, ये कैसे द्विनाम पद्धति को फॉलो किया गया, दो नाम लिया गया, उसके पीछे कारण मैंने बताया। और ये एक संघ होगा, राज्य तो आपने देख लिया, संघ होगा तो संघीय व्यवस्था को हमने देखा कि संघात्मक होती है, एकात्मक होती है। और भारत में दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को क्या कहा गया, अर्ध संघ कहा गया। भारत को क्या कहा गया, अर्ध संघ कहा गया। किसके द्वारा, के.सी. वियर के द्वारा कहा गया। अब राज्यों का एक संघ, राज्य कौन कौन से होंगे, तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में राज्य कितने हैं, भारत में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश। यही देखना है आपने। ये देख लिया कि भाई द्विनाम पद्धति फॉलो की जाएगी, राज्य होंगे, संघ होगा। ये राज्य कैसे होंगे, ये राज्य, इस शब्द को देखते हैं, राज्य कैसे होंगे। तो राज्य को कैसे परिभाषित किया गया, तो राज्य परिभाषित हुआ, राज्य कैसा होगा, जो राज्य आप सामान्य कहते हैं वो राज्य क्षेत्र में, दूसरा यूटीज और तीसरा होगा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र, तो राज्य कितने वर्तमान में 28, यूटीज 8, अर्जित क्षेत्र नहीं है। 2015 में बांग्लादेश और भारत के बीच समझौता हुआ। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि कैसे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2015 में हमने कुछ गांव बांग्लादेश को दिए, 111 गांव, और 51 गांव बांग्लादेश से लिए, तो अर्जित क्षेत्र। प्रारंभ में जो राज्य थे,
राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेणी क, ख, ग और घ 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। यहाँ डिटेल में आपको नहीं जानना है, केवल आप याद रखिए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो सभी राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद 1948 में आते हैं। 1948 में एक कमेटी बनी जिसको कहा गया एस.के. धर समिति। एक्चुअली 1947 में बनी थी, 48 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। और इन्होंने क्या किया था, किस लिए बनाया गया था? इनको बनाया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए, सिफारिश देने के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। और इन्होंने कहा, एस.के. धर कमेटी कहती है कि राज्यों का जो गठन किया जाएगा वो प्रशासन, अर्थव्यवस्था आदि को देख करके किया जाए, के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। प्रशासन संतुलित रहे, अर्थव्यवस्था पे या अर्थव्यवस्था की जो जैसे ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स लगभग बराबर हो, नेचुरल रिसोर्स पे लगभग बराबर हिस्सेदारियां है, वैसा देखा जाए। संस्कृति को देखा जाए, संस्कृति देखा जाए, लेकिन इन्होंने भाषा को आधार नहीं बनाया, उनका आधार भाषा नहीं था। एस.के. धर समिति जिन्होंने 1948 में रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने राज्यों के पुनर्गठन के लिए कहा प्रशासन हो सकता है, अर्थव्यवस्था हो सकती है, संस्कृति हो सकती है, कोई भी हो सकता है, भाषा आधार नहीं हो सकती। ठीक है। इसके बाद इसी वर्ष 1948 में ही एक और समिति बनाई गई जिसको कहा गया जे.वी.पी. समिति। जे.वी.पी. समिति 3 लोगों का नाम है, नाम याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तीन सदस्यों की एक समिति बनाई गई 1948 में और इन्हें सिफारिश देने के लिए कहा गया कि आप सिफारिशें दीजिए। और इनकी भी सिफारिशें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे एस.के. धर कमेटी की थी। इन्होंने भी भाषा को आधार बनाने के लिए लिखा। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बना सकते हैं आप, प्रशासन के संतुलितता को बना सकते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस बना रहे, आप कल्चर को बना सकते हैं, सबको बना सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं बना सकते, भाषा को नहीं बना सकते। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में 1952 में आंध्र प्रदेश क्षेत्र में एक कांग्रेस नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू। एक कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू। इन्होंने तेलुगु भाषी, ऐसे लोग जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए एक राज्य बनाने की बात कही कि भाई आप तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से राज्य बनाइए। और ये इस मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल, और इस भूख हड़ताल को इन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दे दिया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गठन किया गया आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला जो क्षेत्र था वो क्या था? आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर किसको सबसे पहले बनाया गया? आंध्र प्रदेश को बनाया गया पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953। अब भाई एक राज्य को बनाए तो बाकी सब मांग करने लगे। तो एक नई समिति बनाई गई 1953 में ही, दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग की स्थापना की गई। और फजल अली आयोग किसलिए बनाया गया? ताकि ये क्या कर सके, राज्य के पुनर्गठन की सिफारिशें दे सके। और इन्होंने अपनी सिफारिशें
1956 में इनके आधार पर, इनकी सिफारिशों के आधार पर, इनकी सिफारिशें के आधार पर 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। किसकी सिफारिशों पर? फजल अली आयोग की सिफारिशों पर। ठीक है, फजल अली आयोग जो था ये 3 सदस्यीय समिति थी। इसमें फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, 1+2 का था, और 2 सदस्य हुए थे। एक का नाम था KM पणिक्कर और दूसरे का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम था? हृदयनाथ कुंजरू। तो 2 सदस्य हो गए, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, और जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली, इन्हीं के नाम पे फजल अली कमीशन की का गठन किया गया और इनकी सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य और 6 यूटीज की स्थापना की गई। देखते हैं 14 राज्य। शुरू कीजिए सबसे ऊपर से, जम्मू कश्मीर, इधर आएंगे पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद बंबई गुजरात में, बंबई के नीचे आप आएंगे तो कर्नाटक, उस समय मैसूर कहलाता था, मैसूर, फिर केरल के बाजू में वर्तमान का तमिलनाडु जो मद्रास कहलाता था, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश तो बन चुका था, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर में जाएंगे तो उड़ीसा की इस तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल के इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा असम। इधर से फिर से देखिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात नहीं था, बंबई था, ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र मिला करके। फिर आपका कर्नाटक, मैसूर जो कहलाता था पहले, केरल के बाद तमिलनाडु मद्रास के नाम से, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पास आपको बिहार, यहाँ आपको पड़ेगा यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ आप आएंगे तो आपको पड़ेगा मध्य प्रदेश। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राज्य स्थापित हुए और 6 यूटीज थी। 6 यूटीज को देखते हैं तो इस तरफ अंडमान निकोबार, इस तरफ लक्षद्वीप, यहां पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 4 हो गए, अंडमान, लक्षद्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, और इस तरफ त्रिपुरा और मणिपुर से 14 राज्य और 6 यूटीज बनाए गए। कब? फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर। याद रखेंगे इसको, ठीक है, 14 राज्य और 6 यूटीज नाम याद रखेंगे। वर्तमान में मैंने आपको बताया कि वर्तमान परिस्थिति कितनी है, तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। इनका नाम आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से यूटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 2 देखिए, आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 में विदेशी राज्यों का प्रवेश। क्या है? विदेशी राज्यों का प्रवेश मतलब हम बाहर से कुछ राज्य क्या कर सकते हैं? एक्विजिशन कर सकते हैं आर्टिकल 2 के माध्यम से। लेकिन क्या हम अपने राज्यों को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं? तो ध्यान देंगे, आर्टिकल 2 के माध्यम से किसी विदेशी राज्य को भारत में लिया तो जा सकता है, लेकिन भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो यहां क्या है? प्रवेश तो करवाया जा सकता है, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? दे नहीं सकते, दिया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और ये कैसे पता चला? वही बेरूबाड़ी मामले में, बेरूबाड़ी मामला जो है 1960 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारतीय संविधान में किसी राज्य को प्रवेश कराने के लिए तो व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर आपको किसी अपने राज्य को किसी दूसरे देश को देना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन आवश्यक हो जाएगा। और बेरूबाड़ी को
उस समय पाकिस्तान को देने के लिए 9 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 आया था, 1960। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के माध्यम से बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही अभी वर्ष 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने 111 गांव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 151 गांव जो है वो भारत को दिए। और इसके लिए भी एक संशोधन हुआ जिसको कहा गया, जिसका नंबर पड़ा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। क्यों? क्योंकि हमको गांव देने थे, क्षेत्र देना था, और जब क्षेत्र देना था तो संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए 16वां संविधान संशोधन 2015 लाया गया। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 2। अगला देखें आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 को देखें। आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन या पुनर्निर्माण या रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन। अब ये क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं आपका मध्य प्रदेश, एमपी से एक हिस्सा काटा गया और बनाया गया क्या? छत्तीसगढ़। अब देखिए क्या परिवर्तन हुए। पहला चीज, एमपी से क्षेत्र लिया गया। जब क्षेत्र लिया गया तो एमपी की बाउंड्री चेंज हुई, यानी एमपी की सीमाएं परिवर्तित हुई, सीमाएं परिवर्तित हुई। इसके बाद हुआ ना भाई, एमपी से छत्तीसगढ़। जो नया राज्य बना, नए राज्य का नामकरण हुआ, छत्तीसगढ़ नाम दिया गया इसको। तो आर्टिकल 3 के तहत भी एग्जिस्टिंग स्टेट से उसका कुछ क्षेत्र निकाल लेना, उसकी बाउंड्रीज में चेंज कर देना, उसके नाम में परिवर्तन कर देना। जैसे उत्तरांचल उत्तराखंड बन गया, ठीक है, चेंज कर देना। या दो से ज्यादा राज्यों को मर्ज कर देना, एक साथ मिला देना। या किसी राज्य का कोई क्षेत्र और किसी दूसरे राज्य को पूरा का पूरा मिला देना। मतलब देश की सीमा के भीतर किसी राज्य या एक से अधिक राज्यों के विषय में सीमाओं से संबंधित, बाउंड्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो डिसीजन होगा वो आर्टिकल 3 के तहत लिया जाएगा। और इसका जो अधिकार होगा या जिसकी शक्ति होगी, ये शक्ति निहित होगी संसद में। शक्ति किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। ठीक है, इसी के तहत हमारा 26वां राज्य जो बना, छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, आप पढ़ते होंगे कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से क्या किया गया? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। अब अलग हुआ तो बाउंड्री चेंज हुई, नाम परिवर्तित हुआ, ठीक है, क्षेत्र काट करके 30.47% कुछ ऐसा निकाला गया, तो वो सब किया गया। लेकिन संसद को शक्ति होगी तो उसकी एक प्रक्रिया होगी ना, कि भाई अचानक से संसद थोड़ा ना कि आज संसद की बैठक हुई, अचानक से लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से पास कर दिया गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, नया राज्य बन गया। या किसी राज्य को काट के बीच से 2 हिस्सा कर दिया गया, ऐसा नहीं, एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया क्या होगी समझिएगा? एक विधेयक आएगा, सबसे पहला जो क्या होगा, संसद में कोई भी एक विधेयक आएगा। ये विधेयक राष्ट्रपति लेकर के आएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाएगा सबसे पहले। और कहां भेजा जाएगा? तो संबंधित राज्य की विधानसभा में। कहां भेजा जाएगा? संबंधित राज्य की विधानसभा में। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण करना था तो राष्ट्रपति के द्वारा एक जो विधेयक था वो कहां भेजा गया? मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजा गया। अब विधानसभा उस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद या तो अप्रूव करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। ठीक है, स्पेशली लिख देते हैं, या तो पारित करेगी या पारित नहीं करेगी, या संशोधन के साथ पारित कर देगी, संशोधन करेगी, संशोधन के साथ पारित करेगी। 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले एक विधेयक भेजेगा संबंधित राज्य की विधानसभा में और उसको एक समय देगा, बोलेगा 2 महीना 3 महीना जब भी, और वो समय जब बीतेगा
तो ये जो विधेयक है ये वापस जाएगा कहां? ये विधेयक पहुंचेगा कहां? संसद। और संसद इन तीनों में से उनकी सिफारिशें मानने या पारित हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, संसद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल औपचारिकता है, केवल फॉर्मेलिटी है कि राज्य के पास भेज दो, राज्य की विधानसभा पे ये विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे आपस में, सिफारिशें देंगे। अगर लगे कि हाँ यार सिफारिशें सही है तो ठीक है मान लो, लग रहा है कि नहीं मान सकते तो जान दो, करना आपने कोई, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया है तो भाई प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। संसद से ये पास होगा और संसद से पास होकर के नए राज्य का जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो नए राज्य का गठन हो जाएगा या रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। हो सकता है कि भाई किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने की बात की जाए या हो सकता है कि किसी दो राज्यों को मिलाने की बात की जाए। तो पुनर्गठन अगर किया जाएगा तो विधेयक किसके माध्यम से आएगा? राष्ट्रपति के द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा में होगा, विधानसभा पारित करे पारित ना करे, संशोधन के साथ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल जाएगा वापस संसद के पास, संसद उसको जिस स्थिति में चाहेगी पास करेगी। संसद से पास होगा तो नया राज्य अस्तित्व में आ जाएगा। जैसे हमारा 26वां राज्य आया छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां फिर झारखंड, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको बताया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो बने हैं, आपको उनका लिस्ट कमेंट लिस्ट में डालना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी किसमें? आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन या पुराने राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें क्षेत्र, सीमा, नाम, विस्तार, मर्ज कर देना दो राज्यों को, एक राज्य का कोई क्षेत्र किसी दूसरे राज्य के साथ मर्ज कर देना। सबकी शक्ति किसके पास, किसमें निहित है? तो भाई पार्लियामेंट के पास है हमारे, ठीक है। आगे देखिए, ये भी अपन देख लिया कि क्या प्रक्रिया होगी। अब आते हैं अपन अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 4। अगले आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 4। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 एंड 3 के लिए, 3 में जो भी प्रक्रिया होगी उसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 4 इसकी बात है कि भाई आपको विदेशी राज्यों का प्रवेश कराना है अपने यहाँ, या अपने जो राज्य हैं उनका क्या करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, तो आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण विधेयक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हमने पढ़ा। एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पार्ट 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, विदेशी राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण, और आर्टिकल 2 और 3 में की जाने वाली कार्रवाई के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, आर्टिकल 1, इसको मैंने डिटेलिंग किया हुआ है कि भाई फेडरेशन क्या होता है, द्विनाम क्यों हुआ, राज्यों को हम अगली स्लाइड में देखे हैं। संघ को आपने देखा कि भाई संघात्मक एकात्मक क्या होता है, भारत में कौन कौन से गुण हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि भाई 28 राज्य हैं, राज्य में कौन कौन शामिल होगा। इसके बाद ये कौन कौन से आयोगों का गठन किया गया और किस प्रकार से हमारे यहाँ जो घटनाएं घटी, जैसे ये देखिए एसके धर कमेटी, फिर जेवीपी समिति आई। इसके बाद आंध्र प्रदेश की घटना, आंध्र प्रदेश का निर्माण, फजल अली आयोग, 14 राज्य और 6 यूटीज की सिफारिशें। ये मैंने बताया कि 14 राज्य 6 यूटीज कौन कौन से हैं। वर्तमान में 28 राज्य 8 यूटीज है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि भाई विदेशी राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, दे सकते हैं कि नहीं। तो बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं दे सकते हैं, इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता। याद रखिएगा, 9वां संविधान संशोधन बेरोजगारी मामले से संबंधित है, और 100th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर नए राज्यों का गठन, मैंने बताया कि क्षेत्र हो सकता है, सीमाएं हो सकती है, विस्तार, नाम परिवर्तित हो सकता है, राज्यों का मर्जिंग हो सकता है, शक्ति संसद के पास होगी, राष्ट्रपति पेश करेंगे विधेयक को, पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताया। और इसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है कि भाई 2 और 3 में कुछ भी कर रहे हो तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसा कर सकते हो। तो ये था आपका पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक आता है।
ठीक है, इसको पढ़िए, समझिए। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, उसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। पार्ट 2 अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।